गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में सैटरडे को हमने ब्लड सर्कुलेशंस पढ़ा था, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से होकर के या बॉडी पार्ट्स से होकर से कहाँ से किस रूट से जाता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो मैं उसको फटाफट एक थोड़ा सा रिवीजन आपको कर देता हूँ, ठीक है। कि हमारा जो हार्ट है वो एक इस तरीके का उसका शेप है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा था, ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा था वो कुछ इस तरीके से हो रहा था कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने 4 चैम्बर्स यहाँ पर बनाए थे, ठीक। यहाँ पर लेफ्ट और राइट, मतलब इस तरफ को हमने राइट कहा था, राइट ऑरिकल है ये, और ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल, फाइन। ये रहा हमारा लेफ्ट ऑरिकल और ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसे हिंदी में बोला जाता है आलिंद और इसे बोला जाता है निलय, ठीक है। केवल ये नाम है इसके 4 चैम्बर्स के। तो हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। ये चारों भाग मैंने आपको बताया। ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको हम बोलते हैं ऑरिकल, मतलब कि आलिंद, और नीचे वाले जो दोनों पोर्शन है उनको बोला जाता है निलय, मतलब वेंट्रिकल, ठीक। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा था कि हमारी जो 2 वेन्स हैं, ठीक है, 2 बड़ी जो हमारी वेन्स थी वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आ रही थी, ठीक है। इसको हमने कहा कि ये सुपीरियर वेना कावा, और ये वाली जो थी ये थी हमारी इंफीरियर वेना कावा, मतलब कि ये हो गई अग्र महाशिरा और ये हो गई पश्चिम महाशिरा, ठीक है। मतलब कि जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से रक्त को लेकर के आती है उसको बोला जाता है अग्र महाशिरा। जैसे कि हमारा हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी से ब्लड लेकर के वो हार्ट में जाती है, ठीक है। और जो बॉडी के हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से जो भी ब्लड लेकर आती है या डायफ्राम के नीचे वाले जो पोर्शन से ब्लड लाती है उसको बोला जाता है पश्चिम महाशिरा, मतलब कि इंफीरियर वेना कावा, ठीक। ये दोनों वेन्स ने ब्लड को ला करके यहाँ पर हमारा जो हार्ट है उसके एक चेम्बर में जो कि राइट ऑरिकल है उसमें ला करके फिल कर दिया, डाल दिया। अब ब्लड यहाँ से कहाँ जाता था? ब्लड जाता था हमारे राइट वेंट्रिकल में, इस तरफ, ठीक। राइट वेंट्रिकल से होकर के फिर ब्लड का जो फ्लो था हमारा वो था हमारे लंग्स में। यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, मतलब फेफड़ों में जाता है इस तरीके से। वहाँ पर क्या होता है, लंग्स में जाने पर उसमें ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। ये जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पार्ट से लेकर के उसको लाया जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें ऑक्सीजन डाल करके, ठीक है, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन डाला जाता है और उसके बाद ये जो ब्लड है हमारा वापस जाता है हमारे हार्ट के एक और चैम्बर में जिसको हमने कहा कि लेफ्ट ऑरिकल, ठीक। लेफ्ट ऑरिकल में गया अब ब्लड वापस से, वहाँ से फिर एक वॉल्व के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर ब्लड वापस आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा, मतलब महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में वितरित हो जाता है और ये क्रिया जो है लगातार चलती रहती है, ठीक। अब हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है ये एक पंपिंग स्टेशन है, मतलब कि यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक। ब्लड को प्रेशर के साथ पंप किया जाता है पूरी बॉडीज़ के अंदर और फिर वापस उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर से पंप किया जाता है। मतलब कि ये पूरा जो सिस्टम है ये लगातार चलता रहता है। और हार्ट का जो काम है वो ये बेसिक फंक्शन जो होता है हार्ट का वो होता है कि ब्लड को पंप करना या रक्त को पूरे शरीर में संचरित करना, ठीक। क्यों करना? क्योंकि रक्त, हमने कहा कि एक संयोजी ऊतक है, वहाँ पर वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर, जैसे कि पोषक तत्व हो गए, आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, या फिर भोज्य पदार्थ हो गए, इन सभी वस्तुओं को, इन सभी पदार्थों को लेकर के, सारे मटेरियल्स को, सब्सटेंस को लेकर ब्लड जो है पूरी बॉडी की हर सेल में जाता है और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बनता है उस सबको लेकर वापस आ जाता है। ये उसका काम होता है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा हार्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती, कैसे काम करता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमें फिलहाल के लिए यहाँ पर
देखिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले तो हार्ट जो है ये जिस लेयर से बना है, ठीक है, हमारा हार्ट के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर है उस लेयर को, वो जो लेयर है वो इस तरीके की मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, वो जो लेयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब कि 3 भागों द्वारा बनी होती है। हृदय की जो ऊपरी परत है, ठीक है, और वो जो परत है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ये देखो, ये इस तरीके से। अब कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं हम जरा। ये हार्ट का जो हमने छोटा सा यहाँ पर बना दिया कि भाई इसकी जो परतें हैं, अब देखो यहाँ पर मैं इसको अलग से बना देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसका अभी कोई काम नहीं है, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो हार्ट का जो, ये देखिए, ये जो लेयर है हार्ट की, ये बेसिकली 3 तरह की जो परतें हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए, एक आपकी, ये इसको मैं बीच वाली को डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दोनों जो लेयर्स हैं वो अच्छे से दिखाई दें, ठीक है। ये 3 लेयर हैं, हम इनको ABC बोल सकते हैं, ये ABC, ठीक है। ये जो हार्ट की लेयर है इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये 3 लेयर्स के द्वारा बनी हुई है, 3 तरह की परतों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक। देखिए, पहली जो सबसे बाहर वाली परत है, ठीक है, फिर एक जो है मिडिल वाली मतलब बीच वाली परत है, और लास्ट में जो हार्ट की तरफ होती है वो वाली परत है। इन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर की जो परत है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखो, हार्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म आते हैं उसमें हम बोलते हैं ना कार्डियोलॉजी, मतलब हार्ट की स्टडी करना, तो कार्डियक एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस हार्ट से रिलेटेड जितने भी उसके ऑर्गन्स या लेयर्स वगैरह जो भी है सब में आपको वो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। तो हमने कहा कि पेरिकार्डियम मतलब कि हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि हार्ट में 3 लेयर होती है, ठीक है। तो एक लेयर है वो पेरिकार्डियम है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। जो मिडिल वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है मायोकार्डियम, ये हो गई मायोकार्डियम, फाइन। और जो इंटरनल आपकी जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंडो या एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। मतलब कि ये 3 परतें हो गई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडो मतलब सबसे लास्ट वाली, पेरी मतलब बाहर वाली, और मायो मतलब मिडिल वाली या सेंटर वाली, ठीक। अब जो ये पेरिकार्डियम होती है, इस पेरिकार्डियम में ये भी डबल लेयर्ड होती है। मतलब कि पेरिकार्डियम को भी अगर हम इनलार्ज करें तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि पेरिकार्डियम जो है वो भी इस तरीके से डबल लेयर्ड होती है, अपने आप में द्विस्तरीय मोटी परत होती है, ठीक है। तो ये दोनों पर, अब इसमें भी आप बोल सकते हो कि ये हो गई आपकी, ये हो गई एक्सोपेरिकार्डियम, ये हो गई एंडोपेरिकार्डियम। मतलब कि पेरिकार्डियम में भी 3 परतें होती हैं, ठीक है, और उन दोनों 2 परतें होती हैं, उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, फाइन। तो पेरिकार्डियम डबल लेयर्ड होती है, मतलब कि ये 2 परत से बनी हुई होती है, एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो, ठीक। फिर उन दोनों के बीच में भी जो है वो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हार्ट में अगर आप देखोगे तो इसकी जो लेयर्स हैं इनके बीच में हम देख रहे हैं कि ये फ्लूइड यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ है। इस द्रव का काम क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो समझें। तो देखिए, द्रव का काम ये होता है, फ्लूइड का काम ये होता है कि एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे हम जब बाइक पर चलते हैं तो अगर बीच में कहीं पर भी हमें ख़राब रोड मिलता है, बेकार रास्ता जो होता है हमारा, तो उसमें गाड़ी में झटके लगते हैं, तो उन झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉकअप जिनको हम बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही हम जब चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कहीं से कूदते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आता है या एक तरीके से उसको शॉक लगते हैं। तो उन शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए ही ये फ्लूइड यहाँ पर होता है, जो एक तरीके से इसको सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो वहाँ पर हार्ट को कोई भी डैमेज होने नहीं देता। अगर मान लीजिए हार्ट बहुत ही एक तरीके से हम बोले कि हार्ड होता, बिल्कुल कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचीलापन नहीं होता, तो फिर क्या होता, जो भी शॉक उसको लगता तो उससे हार्ट को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती, मतलब कि हृदय को नुकसान पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती। इसीलिए उसको लचीला बनाने के लिए, उसको सस्पेंशन देने के लिए इन लेयर्स के बीच में जो है ये फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब इस द्रव का एक काम तो हो गया कि सस्पेंशन देना, दूसरा काम होता है कि इन लेयर्स को वो सूखने नहीं देता है, ठीक है। मतलब कि उन लेयर्स को वो हमेशा
गीला बनाए रखता है, वेट बनाए रखता है, उनको ड्राई होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर ड्राई होंगी, सूख जाएंगी, तो जो सेल्स है उनकी वो क्या हो सकती हैं, वो डेड हो सकती है, मर सकती है, और इस तरीके से जो हार्ट है उसके फंक्शंस में आपको जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। इसीलिए इन लिक्विड्स का काम क्या है? इन लिक्विड्स का काम है कि उस लेयर को, उन दोनों लेयर्स को हमेशा वेट करके रखना, मतलब कि उनको हमेशा गीला बनाकर रखना, जिससे कि वो हमेशा कैसी बनी रहे, उनमें सस्पेंशन रहे और वो अपना काम अच्छे से करती रहे। ठीक, तो ये हो गई हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके मैंने आपको पेरिकार्डियम जो है और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इसको कहीं कहीं पर मीजोकार्डियम भी बोला जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। ठीक, तो हृदय की जो परत है या हृदय की जो या हार्ट की जो लेयर है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। ठीक, बात समझ में आई। अब इस परत के काम भी बता दिए मैंने आपको कि हार्ट को सस्पेंशन प्रोवाइड करना, और जो फ्लूइड होता है वो एक तरीके से उसको क्या करता है, गीला बनाकर रखता है। एक और काम होता है इसको प्रोटेक्शन देना, हार्ट को प्रोटेक्शन दे रही है ये हर तरफ से। ठीक है, क्योंकि अगर हार्ट ये 3 लेयर का बना हुआ है, जिससे कि क्या होता है कि हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। वही सारी चीज़ें हैं कि सस्पेंशन एक तरीके से प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। फाइन, चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये तो हमने बात की कि जो हार्ट की परत है उसके बारे में। अब देखिए अब आगे क्या है। हमने कल देखा था कि यहाँ पर एक वाल्व है, ठीक है, यहाँ पर एक वाल्व है, इसको हमने बोला था ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर जो वाल्व था उसको हमने बोला था बाइकस्पिड वाल्व। ये 2 वाल्व थे। ठीक है, एक वाल्व है जिससे कि ब्लड जो है यहाँ से आपका जो राइट ऑरिकल है उससे होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है, और एक वाल्व जो है यहाँ से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फाइन, तो देखो अब जरा ये जो वाल्व होते हैं ये सब कैसे होते हैं। ये जो वाल्व है ये 1 साइडेड है, मतलब कि एक ही तरफ खुलते हैं। अगर ब्लड यहाँ से यहाँ तो आ सकता है पर वापस रिटर्न नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वापस रिटर्न चला गया तो फिर हार्ट में प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ब्लड क्या होता है, केवल यहाँ से यहाँ आ सकता है, पर इस चेंबर से मतलब राइट वेंट्रिकल से वापस ऊपर नहीं जा सकता। सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है कि ब्लड इस चेंबर से इस चेंबर में आ सकता है, ठीक है, बट जो है आपका रिटर्न नहीं हो सकता। फाइन, चलो फिर आगे देखो। ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारी आर्टरी है, ठीक है, ये जो हमारी आर्टरी है जो लंग्स तक जो है हमारा क्या पहुँचा रही है, ब्लड को पहुँचा रही है, ताकि उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जा सके। ठीक, इस आर्टरी को हमने बताया था कि कल इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये आर्टरी जहाँ से शुरू होती है, मतलब हार्ट से जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, उस यहाँ पर एक वॉल्व होता है और एक वॉल्व जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, इन वॉल्व को बोला जाता है सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, मतलब कि सेमी का मतलब आधा, लूनर मतलब चंद्रमा, आधे चंद्रमा के आकार जैसा ये दिखाई देने वाले वॉल्व होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और ये भी सेम है, एक ही साइड खुलते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल से ब्लड इन आर्टरी में जा सकता है बट यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ठीक, सेम यहाँ पर भी जब ब्लड यहाँ से जो वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर, मतलब महाधमनी के अंदर, ये महाधमनी है, महाधमनी के अंदर, तो ब्लड जो है वापस रिटर्न नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। तो ये 4 वाल्व होते हैं कुल मिलाकर के हमारे हार्ट में, 2 तो ये हो गए, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। यहाँ पर ये हो गया एक सेमील्यूनर वाल्व इधर होता है और एक सेमील्यूनर वाल्व इधर होता है। ये सारे वाल्व से क्या होगा कि हार्ट में एक प्रेशर जनरेट होगा जिससे कि वो रक्त को तेजी के साथ शरीर में पंप कर सकेगा। भाई तेजी से करने का क्या मतलब है, ताकि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। अदरवाइज अगर वो धीरे धीरे पंपिंग करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमको अगर तीसरी मंजिल पर पानी पहुंचाना है या पहली मंजिल पर, तो वाटर पंप भी स्ट्रांग होना चाहिए, वो जितनी तेजी से पानी फेंकेगा तो पानी आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा। तो सेम फंक्शन हमारे हार्ट का भी है, बस डिफरेंस ये है कि ये पानी की जगह ब्लड को पंप करता है। फाइन, अब देखिए ये बात हो गई कि ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है इसको हमने कहा था कि ये पल्मोनरी वेन है, सॉरी, है ना, ये पल्मोनरी वेन है।
मतलब कि पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो जनरली लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कार्डियक या कार्डियम जितने भी वर्ड है वो सब हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ही पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से रिलेटेड होता है। तो ये ब्लड जो है यहाँ से घूम करके वापस से इस चेम्बर में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए आगे और क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की लेयर है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन तीनों को मिलाकर हमने हार्ट की लेयर बताया। अब ये जो लेयर होती है इसकी थिकनेस जो होती है, ठीक है, इसकी थिकनेस हार्ट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। मतलब कि जहाँ पर प्रेशराइज्ड होता है ज़्यादा या जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है वहाँ पर ये लेयर मोटी होती है, और जहाँ पर प्रेशर कम जनरेट होता है वहाँ पर ये लेयर पतली होती है। तो देखिए भाई, प्रेशर कहाँ कहाँ पर कम होगा और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट का ये वाला जो चेम्बर है जिसको हमने राइट ऑरिकल बोला है, यहाँ पर दोनों वेन्स जो है ब्लड ला करके डाल रही है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर है ये कैसा है, प्रेशर कम है। इधर अगर इस ऑरिकल की बात करें तो यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो कैसा है, लो है, कम है। पर यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है पंप हो रहा है इस वेन के अंदर, ठीक है, इस वेन के अंदर पंप हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका जो भी पाइप है उसका डायामीटर अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर डायामीटर बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो यहाँ से अगर पानी आ रहा है, ठीक है, और पानी इस पाइप से होकर आ रहा है, ये वाटर है मान लो। अब ये पाइप सडनली बहुत चौड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो पानी का प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और इस वाला जो पतला पाइप है उसमें वाटर का प्रेशर कैसा था, ज़्यादा था। तो देखो जरा कि ये जो आर्टरी है मान लो जो ब्लड लेकर आ रही है, और जैसे ये यहाँ पर खुलती है मतलब कि इसका साइज़ बड़ा हो गया, मतलब कि प्रेशर कम हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर कम होता है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि बड़े वाले भाग से जो ब्लड है वो कहाँ पर जा रहा है, छोटे रास्ते पे जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर उल्टे फ्लो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये वेंट्रिकल फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि संकुचित होगा, तभी इसके अंदर ब्लड जाएगा, अदरवाइज ये ब्लड वापस आने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो दोनों वेंट्रिकल है उनमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें प्रेशर और ज़्यादा होता है। मतलब कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है उससे भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट के कौन से चेम्बर में प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट के जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है, ठीक है, मतलब कि जो बायां निलय है उसमें जो दबाव है वो सबसे अधिक होता है, ठीक। फिर उससे कम यहाँ पर, और फिर इन दोनों में बहुत कम होता है, फाइन। तो इसीलिए जो आपकी जो लेयर है, ठीक है, हार्ट की जो लेयर है हमारी मेम्ब्रेन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक। आपका जो राइट वेंट्रिकल है उस पर कंपैरिजन में थोड़ा सा थिकनेस कम हो जाती है, फिर इन दोनों पे और कम हो जाती है। तो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसकी जो लेयर की जो थिकनेस है वो भी चेंज होती रहती है, फाइन। चलिए तो अब आगे देखें, तो ये हो गई सारी बातें। अब देखिए भाई, हमने कहा कि प्रेशर के अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है उसका रोल यहाँ पर होता है। अब हमारा जो हार्ट है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। हम सबको पता है कि दिल, हमारा जो हार्ट है, दिल है जो वो धड़कता है, ठीक है। धड़कना मतलब कि ब्लड को पंप करना। तो ये जो धड़कता है, इसको धड़कने के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो मोटिवेट करती है, क्या वो किस वजह से अपना जो स्पंदन है, ठीक है, अपनी जो धड़कन है वो लगातार जब से भी हम लोग का जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक वो स्पंदन, वो धड़कन चलती रहती है। तो उस धड़कन को, ठीक है, उस जो आपकी पल्स है उसको एक तरीके से कंट्रोल कौन करता है या जनरेट कौन करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मिटाता हूँ ताकि अब जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, इसको हमने मिटा दिया यहाँ से। अब देखो जरा कि हार्ट फंक्शन या जो धड़कने का जो उसका काम है वो कैसे होता है, ठीक है। चलो तो मैं इसको अच्छे से और बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारे दोनों वॉल, फाइन। चलो अब देखो, तो हार्ट जो है हमारा जनरली हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारा जो ब्रेन सभी को कुछ ना कुछ करने का ऑर्डर देता है, ठीक है, नर्व्स के थ्रू।
तो हार्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। हार्ट के अंदर जो है अपना खुद का जो है इलेक्ट्रिक एक तरीके का पावर होता है, जिससे वो अपने आप की धड़कन, हार्ट अपने आप को खुद ही रेगुलेट करता है। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हार्ट जो है हमारा ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इसको ब्रेन से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ब्रेन उसकी धड़कन को कम या ज़्यादा जरूर कर सकता है, पर जो जनरेशन होता है, जो आपकी पल्स जनरेट हो रही है, वो जनरेशन का काम जो है वो हार्ट में ही होता है, ठीक है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो टोटली क्या है, ऑटोमेटिक है। मतलब कि हार्ट की जो धड़कन है वो अपने आप चलती है विदाउट किसी भी तरह के कोई भी इन्फ्लुएंस के। मतलब कि जो आपका मस्तिष्क है वो भी उसके अंदर किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। वो कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, या फिर अगर ब्लड प्रेशर कभी कम भी हो जाता है तो धड़कन स्लो भी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो हार्ट में जो हमारा राइट ऑरिकल है, ठीक है, मतलब कि जो आपका दायां आलिंद है, इसके पास कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये सेल्स का कुछ स्पेशल सेल्स, अब इनमें क्या स्पेशलिटी होती है वो भी मैं अभी बताऊंगा। स्पेशल सेल्स का एक गुच्छा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ के बाद इस वाले पर भी एक छोटा सा सेल का, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, परंतु यहाँ पर भी एक सेल का एक बंच है या एक सेल का एक गुच्छा है, ठीक। उसके बाद एक जो आपका नोड है वो यहाँ पर होता है, ठीक। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। ये सारी चीज़ों में मिटा देता हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब देखो जो हमारे अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखो, ये बंच है, बंच ऑफ सेल, इसको बोला जाता है SA नोड, ठीक है। नोड का मतलब एक गुच्छा, या एक आप जिसको बोल सकते हो कि एक तरीके की ये बैटरी है, इलेक्ट्रिकल बैटरी है, जिससे हमारी जो धड़कन है वो जनरेट होती है या बनती है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे नोड है, इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। अब ऐसे नोड जो होता है वो इस तरह की कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर होती है। मतलब कि ये जो कोशिकाएं हैं ये इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि एक तरीके का करंट अपने अंदर से ये जनरेट कर सकती है, ठीक है। अब करंट जनरेट कर रही है और उसी करंट से जो है हमारी हार्ट की जो पल्स है, हमारी जो हृदय की जो धड़कन है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है ये काम कि यहाँ पर जो हमारा ऐसे नोड है, इस नोड के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया, ठीक है। अब वो करंट सबसे पहले यहाँ पर फैलेगा, किसमें, इस पूरे राइट ऑरिकल में फैलेगा, ठीक है। राइट ऑरिकल में फैलेगा। राइट ऑरिकल के बाद ये जाता है इस छोटे से, आप इसको कह सकते हो कि एक तरीके की बहुत ही महीन और कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होती है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। तो उस करंट को यहाँ पर ले जाता है, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल में, और वो करंट जो है लेफ्ट ऑरिकल में भी जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से करंट बना तो वो इस वाले चेंबर में भी फैलेगा और यहाँ वाले चेंबर में भी फैलेगा, इन दोनों चेंबर, क्योंकि ये जो दोनों ऑरिकल ये एक साथ काम करते हैं और ये जो दोनों वेंट्रिकल है ये भी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। हार्ट का जो हमने 4 पोर्शन बताया उनमें से ऊपर वाले दोनों पोर्शन एक साथ काम करेंगे। काम करने का मतलब काम क्या होता है भाई, या तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे या फिर रिलैक्स होंगे। भाई ब्लड को पंप करने के लिए इस तरीके के काम होंगे कि आपका जो आलिंद है या आपका जो ऑरिकल है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये ऐसे नोड है। अब यहाँ से करंट जनरेट हुआ, वो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वायरिंग के थ्रू इसमें भी फैल जाएगा। तो जैसे ही करंट यहाँ पर उत्पन्न हुआ वो करंट यहाँ पर भी जाएगा। एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट या इम्पल्स है या सिग्नल है, और ये दोनों ऑरिकल एक साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या एक साथ रिलैक्स होंगे, ठीक। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब ये जो करंट है आगे जाता है, यहाँ पर भी तो पहुँचाना है हमको, क्योंकि हार्ट के चारों चेम्बर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एक वायरिंग होती है या फिर से एक छोटी सी पट्टी या कोशिकाओं का एक सिग्नल जैसा, आप वायर जैसा बोल सकते हो। वो वायर इस सिग्नल को लेकर के यहाँ जाता है, इसको हम बोलते हैं AV नोड। ये कौन सा नोड है, AV नोड, ठीक है। चूंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इसको बोला जाता है AV नोड, मतलब कि ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो AV नोड होता है इसका यहाँ पर ये करंट आया तो जाहिर सी बात है कि करंट जब यहाँ पर बन रहा है
ठीक है, और उसको वायर के थ्रू इस नोड पर लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि हमारा जो भी केबल कनेक्शन होता है उसके अंदर जगह जगह पर एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए केबल का कोई भी आपका हेड ऑफिस है, यहाँ पर इस तरीके का ये डिश एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो भी सिग्नल चला तो पहले घर में गया, फिर दूसरे घर में जाएगा, इसी तरीके से कई सारे घर हैं, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये वीक होने लगता है। ठीक है, और उस वीक को वापस से इम्पल्स करने के लिए एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं, मतलब कि उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो सिग्नल जिस वोल्टेज के साथ यहाँ से वो करंट था वही का वही वोल्टेज यहाँ पर भी आपको मिलना चाहिए। नहीं तो फिर जब तक वो सारे चेंबर में फैलेगा तब तक वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दूसरा नोड है, दूसरी बैटरी है, जो कि कहाँ पर होती है, आपकी ऑरिकल और वेंट्रिकल जो राइट वाले हैं उन दोनों के जो जॉइंट होता है या उन दोनों का जो एक बिंदु होता है वहां पर उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां पर तो आ गया करंट। अब यहां पर जब करंट बनता है उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद यहां पर पहुंचता है। ठीक है, मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, सेकेंड के कुछ हिस्से बाद वो करंट जो है ए बी नोड तक पहुंचता है। ठीक है, उसका भी क्या रीज़न है भाई, यहाँ पर तो करंट सेम टाइम में पहुंच जाएगा, जैसे यहाँ पर जनरेट हुआ तो करंट यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी कम है, और दूसरा जो है कि इन दोनों को एक साथ काम करना है। पर जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब ऐसे नोड से ए बी नोड तक जाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, या हम कहें कि उसको जानबूझकर डिले किया जाता है। ठीक है, क्यों डिले किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और साथ ही में अगर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, हमें तो ब्लड को कहाँ पहुँचाना है, बॉडी के ऑर्गन्स में पहुँचाना है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब कि इसको क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, इसको फैलना चाहिए। ये अगर सिकुड़ रहे हैं ऊपर के भाग तो नीचे के भागों को फैलना चाहिए, तभी तो ब्लड जो है इसके अंदर आ पाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों ये भी अगर यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और ये भी सिकुड़ रहा है, तो फिर ब्लड कहीं नहीं जा पाएगा, और जब रिलैक्स होंगे तब भी चारों एक साथ रिलैक्स हो गए तो भी हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर नहीं जा पाएगा। इसीलिए इनका जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाया जाता है। तो कहने का मतलब कि इसको डिले किया जाता है। तो करंट यहाँ से यहाँ पर आया, अब यहाँ से इन पूरे जो आपका जो पूरा जो वेंट्रिकल है उसमें कैसे फैलता है, तो देखिए कि यहाँ पर जो है एक फिर से एक कोशिकाओं का एक बंडल होता है। ठीक है, एक कोशिकाओं का एक बंडल होता है, या हम कहें कि ये देखिए ये एक तरीके से मोटा वायर होता है। ठीक है, ये कोशिकाओं का एक बंडल है, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, हिज बंडल। अब हिज बंडल जो होता है, हिज बंडल, ठीक है, हिज बंडल से एक दो वायर्स निकलते हैं। ठीक है, हिज बंडल से यहाँ पर ये तो हमारी लेयर हो गई हार्ट की, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, ये दो वायर निकले। ठीक है, अब इन दो वायर से छोटे छोटे कई सारी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फाइबर्स निकलते हैं, वायर्स निकलते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है जो पूरे हार्ट में फैले होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पूरे इस तरीके से ये पूरे हार्ट में यहाँ से भी, और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ साफ करके, ताकि अच्छा दिखाई दे वो थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, तो देखो ये तो हमारी रही हार्ट की लेयर, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये भी अच्छे से दिखे। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा हार्ट। अब ये आ रहा है हमारा ऊपर से, इसको ये इस तरीके से ये डिवाइड हो गई। ठीक है, ये हार्ट डिवाइड हो गई। अब ये जो दो फाइबर्स आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, इन फाइबर्स में कई तरीके के छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं, ये देखो ये इस तरीके से, और ये पूरे हार्ट में, मतलब पूरे जो आपका वेंट्रिकल है उसमें फैल जाते हैं। ठीक है, पूरे वेंट्रिकल में सभी तरफ से ये फैल जाते हैं इस तरीके से, मतलब कि जो करंट है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस पूरे नीचे वाले पोर्शन में, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या दोनों एक साथ जो है ये रिलैक्स होंगे, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो पहले ये दोनों एक साथ मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो दोनों में से ब्लड निकल कर कहाँ आया, यहाँ पर आया। फिर ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इसमें से ब्लड निकल कर कहाँ जाता है, सिस्टेमिक एओर्टा में, मतलब शरीर के अंगों तक पहुँचता है। और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था लंग्स में। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। यहाँ से लंग्स से जो है ब्लड आ रहा था
और यहाँ पर पूरे बॉडी के ऑर्गन से ब्लड आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है ये फंक्शन करता है। ठीक, कि पहले यहाँ से करंट जो है वो जनरेट हुआ, वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक साथ रिलैक्स होते हैं। फिर ये करंट जो है गया एवी नोड में। ठीक है, ये जो इम्पल्स है ये एवी नोड में गई। अब एवी नोड ने बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स, इनको क्या बोला जाता है, ये जो बारीक बारीक फाइबर्स है इनको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये जो करंट है इसको पूरे वेंट्रिकल्स में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, उसमें फैला दिया। और इस तरीके से जो अपना हार्ट है वो काम करता है। मतलब कि हमारा जो हार्ट है ये ऑटोमेटिक काम करता है, इसको किसी की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, या जो हमारा हार्ट है ये रिलैक्स हुआ, ये दो ही काम कर रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको बोला जाता है सिस्टोल। क्या बोला जाता है, सिस्टोल। और जब आपका जो हार्ट है ये रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है, उसको बोला जाता है डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हमको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये तो है ही सही, ठीक है, बट एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है कि हार्ट के सिकुड़ने को या उसके एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने को हम बोलते हैं सिस्टोल, और उसके वापस रिलैक्स होने को या फैलने को बोला जाता है डायस्टोल। ठीक है, तो अब देखिए 4 चेंबर है यहाँ पर, और वो काम हमने बता दिया कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो इनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। देखो भाई सीक्वेंस जो है हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो ऑरिकल है हमारा, कौन सा ऑरिकल है, जो राइट ऑरिकल है। ठीक है, राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल क्या करेगा, राइट ऑरिकल में सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। और साथ ही साथ में जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका जो ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में सिस्टोल हुआ तो साथ ही साथ किसमें भी सिस्टोल होगा, लेफ्ट ऑरिकल में भी सिस्टोल होगा। पर जो ब्लड है पहले जाएगा कहाँ, यहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, तो राइट वेंट्रिकल में गया तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, देखो जरा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में फिर से यहाँ से जब ब्लड इसके अंदर आया तब ये रिलैक्स हो रहा है, मतलब कि ये डायस्टोल, डायस्टोल की कंडीशन में। ठीक, ये सिस्टोल होगा तो ये डायस्टोल होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ये भी, ये दोनों एक साथ ही सिस्टोल होंगे और ये दोनों एक साथ डायस्टोल होंगे, मतलब कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे। ठीक, अब देखो कि यहाँ पर हमने कहा कि जब हमारे जो ऑरिकल्स हैं, ये दोनों ऑरिकल जब सिस्टोल हो रहे हैं तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है और राइट ऑरिकल है, ये साथ ही में क्या हो रहा है, ये साथ ही में रिलैक्स हो रहा है, खुल रहा है। तो ये दोनों का फंक्शन, मतलब कि इस पूरे एक साइकिल को, मतलब कि इन दोनों का सिकुड़ना और इन दोनों का फैलना, इस पूरे साइकिल को बोला जाता है एक कार्डियक साइकिल, मतलब कि हृदय की एक धड़कन। ठीक है, हृदय की एक धड़कन की कब बोलेंगे हम, हृदय की एक धड़कन जब बोलेंगे कि जब ऑरिकल में सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, मतलब कि 4 चीजें होंगी। तो देखो ऑरिकल में सिस्टोल हुआ या ऑरिकल में डायस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ और वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, यही चीज़ें होंगी बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में होती है, मतलब कि जब ऑरिकल डिस्टोल में है तो आपके वेंट्रिकल कैसे होंगे, सिस्टोल होंगे, और जब ये सिस्टोल में होंगे तो ये डायस्टोल में होंगे। सेम कंडीशन इन दोनों की ऊपर वालों की भी है। तो देखो हार्ट का जो बीट होता है, एक हार्ट बीट जो होता है, एक कार्डियक सर्कल जो होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मतलब ऑरिकल का सिस्टोल होना, दूसरा जो पोर्शन होता है वो ऑरिकल का डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल। ठीक, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो कैसा है हमारा, वेंट्रिकल का डायस्टोल होना या वेंट्रिकल का फैलना। ठीक है, इन तीनों को एक साथ ही हम बोलते हैं कि हार्ट बीट है या आपकी जो दिल की एक धड़कन है, इसको कार्डियक साइकिल भी बोला जाता है। हमने देखा होगा ना स्टूडेंट्स की ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कुछ इस तरीके से आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या इस तरीके का एक ग्राफ दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये
ये मैंने यहाँ पर बना रखा है पर आपको दिख नहीं होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से कुछ बीट्स होती है हमारी, ठीक है, जो कि एक मशीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर लगी हुई हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो कुछ इस तरीके की हमारा धड़कन का ग्राफ होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो करंट हमारे हार्ट में है उसको हम देख तो नहीं सकते, ठीक है। अगर हमें उससे मेज़र करना हो या ये पता करना हो कि हमारे दिल की धड़कन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन होती है जिसको बोला जाता है ECG, मतलब कि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या ग्राफी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब कि जिस पेपर पर वो इस तरीके से डायग्राम बनाती है, आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ठीक है, तो पेपर पर वो डायग्राम बनाकर आपको रिपोर्ट भी दे देती है, तो उसको बोला जाता है ग्राफ और उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोग्राफी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे काम कर रहा है, देखो जरा कि P का मतलब क्या है यहाँ पर। P का मतलब जो है, देखो एक वेव आई ये इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक शिखर का, ठीक है, उठा हुआ, फिर से नीचे चली गई, तो ये सब किसको शो करती है, ये सब हार्ट बीट को शो करती है। P का मतलब है यहाँ पर ऑरिकल का सिस्टोल, मतलब कि जो आलिंद है उसका सिकुड़ना, ये P है, ठीक। और ये Q, R और S, ये तीनों को एक साथ हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके ऑरिकल का डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक। और जो लास्ट पोर्शन जो हमारा T, उसका मतलब है वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो इस तरीके से ये हमारी हार्ट बीट को मशीन के थ्रू हम देख भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस आ रहा है, मान लो कि ये जो है ये वाला पोर्शन छोटा आ गया इस तरीके से किसी ग्राफ में, मतलब कि यहाँ पर जो आपका जो ऑरिकल है और वेंट्रिकल है उसमें डायस्टोल और सिस्टोल में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसी तरीके से डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट को मेजर करके, देख करके उस ग्राफ के थ्रू और उसको समझ करके और हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ECG मशीन का। ECG मशीन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो ऑरिकल और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, एक दिल की धड़कन को, जिसको हम बोलते हैं ना लब डब या धक धक की जो भी आपकी उसका साउंड होता है वो, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो हार्ट है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक। अब देखिए हमने हार्ट के बारे में बात कर ली। अच्छा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए आप अभी, फिर आगे हम चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। यहाँ तक जो भी पढ़ाया हो इससे संबंधित अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई पिछला भी डाउट हो इस हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको मिटा करके फिर नई चीज़ आपको पढ़ाता हूँ। चलो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं आर्टरी और वेन, भाई क्योंकि ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, इसलिए इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो देखो आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है, या आर्टरी और वेन किस तरीके से काम करती है। देखो यहाँ पर मैं दोनों का आपको डायग्राम थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बनाता हूँ कि ये आर्टरी बनाई मैंने, ठीक है, ये एक तरीके से मैंने आर्टरी बनाई, और ये जो आपका ये दोनों है क्या, ये दोनों एक तरीके से पाइपलाइंस है जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती है, और ये हमारी वेन्स बनाई। अब देखो इन दोनों को आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आर्टरी और वेन है, दोनों में से जो आर्टरी होती है, आर्टरी को हिंदी में बोला जाता है धमनी, ठीक है, ये हो गई हमारी आर्टरी धमनी, और वेन का मतलब होता है शिरा, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नस, ठीक है। तो नस मतलब कि वेन मतलब शिरा, और आर्टरी मतलब धमनी। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में जो ऊपर हमें जो नसें दिखाई देती है, तो वो जनरली सब क्या होती हैं, वो वेन्स होती हैं, मतलब कि उन सब में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो कि हमारी धमनी होती है, ये शरीर में गहराई पर स्थित होती है, मतलब वो ऊपर से आप उसको देख नहीं सकते हो, वो त्वचा में बहुत गहराई में बहुत अंदर की तरफ होती है, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारी धमनी है उसकी मोटाई ज़्यादा है, मतलब उसकी जो वॉल्स हैं वो आपको थिक दिखाई दे रही है, मोटी दिखाई दे रही है, ये थिक है। और यहाँ पर जो थिकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर थिन है। जो आपकी
वॉल्स हैं, जो वेन्स की जो वॉल्स हैं वो पतली होती हैं और जो आपकी धमनी है उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। उसका कारण क्या होता है कि जो हार्ट है वो ब्लड पंप जो करता है प्रेशर के साथ, वो किस में करता है, आर्टरीज में करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आर्टरी थी और यहाँ पर भी आर्टरी थी, ये पल्मोनरी आर्टरी थी और ये सिस्टेमिक एओर्टा था, मतलब महाधमनी। तो इन दोनों में जो है रक्त पंप करता है तेजी से दबाव के साथ, इसीलिए धमनियों की जो दीवारें होती है उस दबाव को सहने के लिए मोटी होती है। ठीक है, ये दोनों दीवारें कैसी है, मोटी है। अब इधर देखो तो ये क्या कर रही है, वेन का काम क्या है कि बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वापस ऊपर लाना, मतलब कि इनमें जो ब्लड होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और इसी वजह से उनकी जो दीवारें हैं वो पतली होती है। ठीक, जो भी आपका ब्लड टेस्टिंग होती है जिसमें आप ब्लड सैंपल देते हो किसी को, तो वो जो सारा ब्लड है वो आपकी वेन्स से ही निकाला जाता है। आपकी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी तो बहुत गहराई में होती है, वो आर्टरी से ब्लड नहीं निकाला जाता है, केवल वेन से निकाला जाता है। तो पहला डिफरेंस दोनों में क्या हो गया कि इनकी दीवारें मोटी होती है और इसकी दीवारें पतली होती है। दूसरा, हमें पता है कि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है बॉडी के ऑर्गन्स तक। ठीक है, और जो वेन होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आर्टरी होती है वो हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक लेकर जाती है और वेन जो है वो बॉडी से कहाँ पर लाती है, हार्ट में लाती है। ठीक, अब देखो अगला जो इसमें डिफरेंस है वो है पल्स का, मतलब कि एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि धड़कन, जिसको जैसे हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, तो वेन्स में जो ब्लड जाता है वो भी एक झटके के साथ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो हार्ट है इसने ब्लड पंप किया, मान लो इसने 1 लीटर ब्लड को पंप किया। ठीक है, तो ये गया वेन आर्टरी के अंदर। अब ये क्या होगा, एक बार पंप करेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होगा, मतलब कि जो छोटा सा एक आपको यहाँ पर अंतर दिखाई देगा कि मान लो ये 1 लीटर ब्लड है, ये पूरा 1 लीटर ब्लड है, ये आगे चला गया। अब जब दूसरी बार धड़कन होगी, दूसरी बार इसमें ब्लड को पंप होगा, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरीके से झटके के द्वारा रक्त को जो है धमनियों में फेंका जाता है ताकि वो प्रेशर के साथ आगे की ओर बढ़ता रहे। ठीक, क्योंकि उनका व्यास तो वैसे ही कम होता है, तो जो धमनियां हैं, जो आपकी आर्टरीज है, उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। और वेन्स में ऐसा नहीं होता है, वेन्स में कोई भी पल्स नहीं होती है, ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम होता है। ठीक, तो फिर क्वेश्चन ये है कि ब्लड आगे जाता कैसे है। जैसे कि बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड को ऊपर जाना है तो वहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, तो ब्लड ऊपर कैसे चढ़ता है, तो ब्लड को ऊपर चढ़ने के लिए फिर यहाँ पर इस वेन्स में जो है वो वॉल्व होते हैं इस तरीके के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्व होते हैं हार्ट में कई सारे, तो यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व क्या करते हैं, वो वॉल्व जो है ब्लड को केवल वन डायरेक्शन में ही मूव करने देते हैं। जैसे ब्लड और छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। ठीक है, आपकी जो वेन्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में ब्लड आ गया, ठीक है, अब वो ब्लड नीचे वापस नहीं जा सकता, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। फिर ऊपर आ गया, फिर ये वाला वॉल्व बंद हो गया। इस तरीके से ब्लड जो है वो धीरे धीरे हार्ट तक वापस आता है। और जो आपकी आर्टरीज है उनमें इस तरह का कोई भी वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ही इतना होता है कि ब्लड को आसानी से आगे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक, फिर सारी आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है और सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, केवल 2 को छोड़कर। कौन कौन सी 2 थी, वो हमने देखा था यहाँ पर कल कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी जो थी उसमें इम्प्योर ब्लड था, पर वो थी क्या, आर्टरी। और जो पल्मोनरी वेन थी, जो लंग्स से ब्लड यहाँ पर ला रही थी, उसमें क्या था, प्योर ब्लड था, परंतु वो क्या थी, वेन थी। इसीलिए ये दोनों एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है कि धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त होता है, परंतु पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, परंतु जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, तो अब मैंने बता ही दिया है कि जो धमनियां हैं वो गहराइयों में होती है और जो आपकी वेन्स है, जो आपकी नसें हैं, वो ऊपर की तरफ होती है इस तरीके से। अब जो और इसी वजह से वो थोड़ी सी आप देखोगे कि नीले कलर की भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड है, फिर इसके बाद क्या होता है, वेन्स और आपकी जो आर्टरीज है वो तो हो गई। इसके बाद फिर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब कि छोटी छोटी रक्त केशिकाएं जो विभिन्न कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाती है और या फिर वहां से रक्त को, ब्लड को कलेक्ट करने का भी काम करती है और पहुंचाने का भी काम करती है। तो इस तरीके से ये पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट।
उसके बाद होती हैं आपकी आर्टरीज, उसके बाद होती हैं वेन्स, और फिर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, जो कि लास्ट एंड तक मतलब कि कोशिकाओं में अंतिम जगह तक जो है रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इससे संबंधित और अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये फंक्शन है कि आपका जो एसए नोड है, एवी नोड है, इनको आपको याद रखना है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये तो सबको पता ही होता है। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, धमनी और शिराओं में अंतर। ठीक है, रक्त का प्रवाह का जो शेड्यूल है, जो डायग्राम है, उसको याद रखना है कि ब्लड हार्ट में कहाँ से कहाँ जाता है, किस चेंबर से किस चेंबर में जाता है, और साथ ही में हमको क्या याद रखना है कि जो एसए नोड है, एवी नोड है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो उसमें बंडल ऑफ हिस भी आएगा, पुरकिंजे फाइबर्स भी आएगा, एसए नोड भी आएगा और एवी नोड भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे संबंधित और कोई समस्या हो, इस पूरे आपका जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम हमने समझा, जो जिसमें आपका हृदय के बारे में भी हमने जाना और दूसरी शिरा और धमनियों के बारे में भी जाना।